अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त खड़ी कहां पर है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, क्योंकि जब हम हुकूमत के कैंप में देखते हैं, वहां से जो खबरें आती हैं, वहां से जो ट्वीट्स आते हैं, तो वो लगता है बज़ाहिर ऐसे कि वो उनका मरकज़ और मंबा और जो फोकस है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी के ऊपर है। और ट्विटर के ऊपर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें इतनी कमी हुई। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हैं वो ये भी कौम को ज़रूर बताएं कि करंट अकाउंट डेफिसिट में इतनी नुमाया कमी जो हुई है उसके इस मईशत ने क्या जो है वो असरात भुगते हैं, ये मईशत जो है वो कहाँ फंस रही है इस महज एक करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी को लेकर। तो दोनों चीजें जो है वो पिक्चर की दिखानी चाहिए। ऑपोजिशन साइड पे जाते हैं तो वहां पे मामलात कुछ और हैं, और वो जो मामलात हैं वो ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं। उसमें यकीनी तौर से महंगाई की बात होती है कि महंगाई कितनी बढ़ गई, उसमें बात होती है बेरोजगारी की, उसमें बात होती है वादा याद दिलाया जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके 1 करोड़ जॉब्स का, 50 लाख घरों की तामीर का। और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बोलते हैं कि 13-13.25% के ऊपर कोई हुकूमती अरकान में से भी कोई अपना बिजनेस जो है अपना एस्टैब्लिश करके दिखा दे कि शरह सूद अगर 13% के ऊपर है, और साथ ही साथ कोई अपना बिजनेस रन करके दिखा दे कि जब डॉलर 106 से 160 से वापस 155-60 पर मौजूद हो। तो ये तमाम चीजें इनको देखना चाहिए। और इसमें हमें जो एक गिला जिसे हम कहेंगे कि तमाम के तमाम इकोनॉमिक मैनेजर्स जो इस वक्त हुकूमती टीम के हैं वो सिर्फ और सिर्फ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फोकस उनका करंट अकाउंट डेफिसिट की कमी के ऊपर है, लेकिन उसके हम क्या उस मईशत उसके क्या नुकसान भुगत रही है, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। इसी के ऊपर मैं आज डिस्कशन जो है वो करूंगा। मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक चुनावी कमीशन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब हमें ज्वाइन करने का। इंजीनियर एम ए जब्बार, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट आप कहें, माहिर मुआशियात हैं। मैंने कहा कि जुबैर साहब हो सकता है कि वो एक पार्टी लाइन शायद कहीं लें, हालांकि मैं नहीं चाहता। हम हार्डकोर जो है वो बात करेंगे नंबर्स के ऊपर। फिर भी जब्बार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, एक बहुत बड़ी कामयाबी इस वक्त हुकूमत जो है करंट अकाउंट डेफिसिट 64% जो है, आज भी हमाद अजहर साहब का एक जो है वो मैसेज था कि 64% उसमें कमी। जरा बताइएगा कौम को कि करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या, इसमें जो नुमाया कमी हुकूमत ने की है ये कितनी बड़ी कामयाबी है, और इसके असरात जो मनफी असरात हैं इस वक्त मईशत पर वो क्या है? देखिए, जब ये पीटीआई की हुकूमत आई थी तो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उसमें जो एक ज़्यादातर अच्छे थे, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट और ये तमाम चीज़ें। एक जो कंसर्न वाला था वो करंट अकाउंट डेफिसिट था, और उसका एक बेसिकली जो हमारे डॉलर्स जितने बाहर जाते हैं और जितने अंदर आते हैं उसका जो गैप होता है वो रिफ्लेक्ट करता है करंट अकाउंट डेफिसिट। सो इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तकरीबन 18-19 बिलियन डॉलर पहुंच गया था, और जिसको जाहिर सी बात है आपने कभी ना कभी तो गैप को फिलअप करना है। मैं ये आधे मिनट में ये बता दूं कि वो बिल्टअप हुआ क्यों था, और वो एक कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि वो दूसरी भी फ्लिप साइड लोग भूल जाते हैं कि वो बिल्टअप क्यों हुआ था। पहले 3.5 साल में बिल्कुल करंट अकाउंट डेफिसिट पीएमएल की हुकूमत में रीजनेबल था, 4-5 बिलियन डॉलर था, जो कि रीजनेबल होता है। जो लास्ट 1.5 साल था उसमें जितने भी जो बिजली के मंसूबे थे, मिसाल के तौर पर जो 3 LNG के मंसूबे थे 1200 मेगावाट के, और जो थर में जो के प्लांट्स लग रहे थे जिससे आज बिजली पूरी कौम को मुहैया की जा रही है, वो लास्ट 1.5 साल में वो सारे प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट होनी थी। सो एक तरफ ये था अंधेरे, और एक तरफ ये था कि जब आएंगे तो प्रेशर बिल्टअप होगा आपके करंट अकाउंट डेफिसिट पर। और जब बार साहब मौजूद हैं तो बड़ा अच्छा मैं रेफरेंस भी दे दूं कि वो हमने कहा कि जो 2 फेडरल हुकूमत ने LNG के मंसूबे लगाए 2400 मेगावाट के, जो आज बिजली ज़बरदस्त तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, कि हम पहले अपने रिसोर्सेज से लगा लेते हैं और उसके बाद हम उसकी निचकारी करेंगे। तो उसका अमल भी उस वक्त आइडेंटिफाइड था, और ये अभी वो करने भी जा रहे हैं, 2-2.5 बिलियन डॉलर उससे लेंगे भी। मुझे जो इनसे जो कंसर्न है कि इन्होंने इतना 1.5 साल लगा दिया अभी तक वो किया नहीं। सो इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। दूसरी बात ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने का आइडियल तरीका ये होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, बिकॉज उसकी कोई नेगेटिव साइड नहीं होती। 90 डॉलर आ रहे हैं 95% इकोनॉमिक डिसीजन ऐसे होते हैं जिसकी पॉजिटिव भी होती है और कुछ नेगेटिव भी होती है। आप इंपोर्ट को इन्होंने कहा कि कम करते हैं और उससे हम करंट अकाउंट डेफिसिट को करें। एक असूली फैसला अच्छा है
उस हवाले से, लेकिन उस हद तक कि आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप होकर रह जाए, जो कि हुआ स्ट्रैंगुलेट, स्टेट बैंक कह रहा है, हो गई हमारी इकोनॉमी एज ए रिजल्ट ऑफ जो कदगन लगाई गई इंपोर्ट पे, उस हद तक कि जहां आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी कम हुई, फ्रॉम $313 बिलियन टू $280 बिलियन, $33 बिलियन एक साल में। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना कम किया गया, $5 बिलियन। तो आपने 33, फिर उससे क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जब कम होगी तो जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, एंड ऑल ऑफ दोज नेगेटिव्स आल्सो स्टार्ट प्लेइंग हैवक विद इट। ठीक। अच्छा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए फैसला किया गया, ये नहीं मैं कह रहा कि इस हुकूमत को ये नहीं पता था कि एक्सपोर्ट बढ़ाना जरूरी है और लाजमी जुज़ है करंट अकाउंट डेफिसिट का। तो करंट अकाउंट, वो उसके लिए डिवैल्यूएशन की गई। डिवैल्यूएशन का जो साइकिल किया गया वो एक विशेष साइकिल में फंस गए। डिवैल्यूएशन करते थे तो महंगाई बढ़ती थी, महंगाई को रोकने के लिए डिस्काउंट रेट बढ़ाते थे, डिस्काउंट रेट बढ़ता था तो और महंगाई होती थी और इंटरेस्ट रेट आज उधर बढ़। और साल के बाद जब पता किया कि अच्छा वो हुआ क्या, इतनी मैसिव डिवैल्यूएशन के बाद तो पता चला कि एक्सपोर्ट्स तो उधर की उधर हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट एक हद तक तो सही था, उसको कम करना, लेकिन स्ट्रैंगुलेट करना इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ राइट डिसीजन, और उसको स्टेट बैंक ने अभी अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह भी किया। ठीक है जब्बार साहब, आप रिसर्चर भी हैं, कुछ चीजें मैं भी लेके बैठा हूं। 2007-8 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आई थी, $13.87 बिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था, और स्मार्टनेस ये हुई कि जनाब आते के साथ ही आईएमएफ प्रोग्राम में चले गए। आईएमएफ प्रोग्राम की 2 सालों में 2 ट्रांचेस मिली, एक आपको मिली $3.7 बिलियन की, दूसरी मिली $2.8 बिलियन की। तो ग्रेजुअली आपका जो $13.8 बिलियन से नेक्स्ट ईयर वो रिड्यूस होके $9.26 बिलियन, फिर उसके बाद $3.94 बिलियन, और फिर 2010-11 में जब आप इस प्रोग्राम से बाहर निकले हैं तो वहां पे करंट अकाउंट आपका सरप्लस था। अच्छा, एक मैं सिर्फ सॉरी आपका वो ले रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के ज़माने में आपने कहा जब उन्होंने इनहेरिट किया तो 2 इशू से, एक तो 60 पर डॉलर को मेंटेन किया था 5 साल शौकत तजीद की हुकूमत ने, और करंट अकाउंट डेफिसिट इतना एस्केलेट कर दी। तमाम इकोनॉमिक मैनेजर्स तकरीबन उस हीरा के हैं, मुशर्रफ के हीरा के, आज जो बैठे कभी उसका जिक्र नहीं करते कि भाई हमें कहते कि ये इन्होंने एक्सचेंज रेट दबा के रखा, आपने जरा उस स्टोरी की तरफ भी आते, तो ये जब बाय द टाइम 2011-12 और उसके बाद लेटर, और क्योंकि ऑयल प्राइसेस हमेशा किसी ने बिगाड़ा है पाकिस्तान की मईशत को, तो वो ऑयल प्राइसेस ने बिगाड़ा है, आपके सामने है सारा। देन बाय द टाइम 2013 में जब पाकिस्तान नून लीग आती है तो उस वक्त भी आपका $2.4 बिलियन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था, और वो ग्रेजुअली आप सही कह रहे हैं कि लास्ट 1-1.5 साल पहले जो है वो $4.86 बिलियन था, फिर आखिरी साल जो है वो 12 और फिर $18 अरब, और वो उन एलएनजी प्लांट्स के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं। तो दोनों हुकूमतों में, चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, एक चीज पहले हमने देखी कि वो आए और आते के साथ ही आईएमएफ चले गए, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट वो चले गए, अप्रोच कर लिया। दूसरा, दोनों हुकूमतें और अब बशमूल तीसरी हुकूमत भी डिपेंडेंट है ऑयल प्राइसेस के ऊपर। खुदा ना खास्ता ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं तो फिर हम बिल्कुल खत्म। क्या सबक सीखा हमने? ये हुकूमत यहाँ पे जो है, इनको भी स्मार्टली चले जाना चाहिए था, आईएमएफ के पास चले जाते, ये मसला हुआ यहाँ पे। देखें, मेरे ज़ाती ख्याल में जो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये है कि तकरीबन एक कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट्स रहे हैं, एक नेगेटिव कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट्स दूसरी हुकूमतों के लिए रहे हैं, मगर उस नेगेटिव इफेक्ट्स को मिटिगेट करने की सलाहियत एक होम ग्रोन पॉलिसीज़, एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन की इंक्रीमेंटल वैल्यूज़, एक एग्रीकल्चर जो जहाँ पे खड़ा है वहीं पे खड़ा है, उसकी प्रोडक्टिविटी के क्वेश्चंस, तो ये सब चीज़ें जो है वो मिलाकर किसी तरीके से मेरा ख्याल है कि एक हुकूमत के अपने पॉलिसी साजी का कभी भी एक यानी पुरजोर तरीन तकाजा नहीं रहा है। शायद उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो गवर्नेंस का सिस्टम है, उस सिस्टम को मैं अक्सर देखता हूँ कि जो है वो ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस को एडवाइस करती है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस उसकी एडवाइस नहीं लेते हैं, वहाँ पे अगर किसी तरीके से उसके कनेक्शंस कोई उससे ऊपर कहीं प्राइम मिनिस्टर तक चले जाते हैं तो पॉलिटिशियन बेचारा जो है वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे इस सिस्टम में। तो मेरे अपने ख्याल में कि जो भी आपने बातें की, तो हर दौर में हम देख रहे हैं कि रश टू दी डोनर्स या मल्टीलैटरल इसलिए था कि ये महसूस किया जाता था कि जी ये जो रिजर्व्स हैं, जो आपने मेरा ख्याल है 10 सालों से हम यही सुनते हैं कि 4 महीने के बच गए, 6 महीने के बच गए, 4 महीने के होने चाहिए, तो एक रश था। बाकी रहा ये सवाल जो आपने कहा कि इसको जो है रुपये को
टाइट रखा गया, तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर इशरत हुसैन आज इस हुकूमत का हिस्सा हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन जो है वो पूरे मुशर्रफ दौर में रहे, और डॉक्टर इशरत हुसैन बार बार यही कहते हैं कि आज भी रिलीजियसली ही बिलीव्स कि रुपए को जो है वो नहीं गिराना चाहिए, और उनकी को नहीं गिराना चाहिए। हाँ, ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है आईएमएफ के और उनके व्यूज में। आईएमएफ के रिलीजन में आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखें। मैं बात कर रहा हूँ 10 सालों से हम भी इन चीजों को देखें। 1 साल पहले के इंटरव्यूज आप डॉक्टर इशरत के सुन लें, उसमें डॉक्टर इशरत हैज डिफेंडेड कि ये जो कुछ हो रहा है रन ऑन द रुपी, ये यहाँ पे एक इन्फ्लेशन जो है पैदा करेगा, यहाँ पे जो है एक लोअर मिडिल क्लास इनकम की साइजेबल तादाद नहीं है, बड़ी साइज नहीं है, यहाँ पे पॉवर्टी रिडन लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, और उनको इस इंपोर्ट बेस्ड ड्रिवन फ्यूलिंग ऑफ द इन्फ्लेशन से बचाना है। उनकी ये थ्योरी मेरा ख्याल है कि आज हो सकता है। लेकिन फिर आईएमएफ का जो किरदार है जुबैर साहब, आईएमएफ का जो किरदार है, शौकत अजीज एरा में 64 के ऊपर आप कह रहे हैं कि उसको रखा, डार साहब ने 105 के ऊपर रखा, उसका क्रेडिट भी लिया, और अब जो है आईएमएफ कहता है कि जनाब आप फ्लोट के ऊपर आ जाए, और फिर आपने देखा कि जो मैसिव डीवैल्यूएशन हुआ, आईएमएफ का अपना बज़ाहिर अपना किरदार जो है, फिर आप क्या कहेंगे, क्या वो मेरिट के ऊपर था या वो पॉलिटिकल डिसीजंस थे? मैं ये पूरी कौम को ये बता दूं कि एक तो हर वक्त के मुताबिक और इकोनॉमिक सिचुएशन के मुताबिक इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं, स्टैटिक नहीं होती कि व्हाट वाज ट्रू इन 2013 वही 2018 में। सो अगर उस वक्त के इकोनॉमिक मैनेजर्स 2013 में कोई फैसला करते हैं, और जो हमने फैसला किया था कि हमने एक्सचेंज रेट को क्यों कंटेन करके रखना है, उसकी बुनियादी जो वजूहात थी उसमें सबसे पहले तो ये था महंगाई को कंट्रोल करना है, क्योंकि महंगाई जिस तरह जब्बार साहब ने भी कहा मिडिल क्लास को और मासेस को हिट करती है, और वो जब हिट करती है तो आपकी जो पावर्टी लाइन है उससे नीचे मिलियंस ऑफ लोग जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एक तो और आपने देखा कि 5 साल जो था उसमें इन्फ्लेशन वॉज कंटेन्ड, 4% से कम पर हम छोड़ के गए थे। जो शरह सूद थी जिसका आपने जिक्र किया, वो जनवरी 2018 तक इलेक्शन ईयर जब था तो 5.75% थी। ठीक, अब उससे और भी बहुत से पॉजिटिव्स भी होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये जब हुकूमत आई तो इन्होंने वही करना था जो हमने किया था, लेकिन एट द सेम टाइम आईएमएफ की जो डिक्टेट्स हैं, चूंकि मैं आईएमएफ के तमाम प्रोग्राम में जो पिछला था 5 साल फ्रॉम द नेगोशिएशन स्टेज टू द एंड स्टेज, मैं आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा था, एवरी क्वार्टरली रिव्यू में भी होता था। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, आईएमएफ कोई गन लेके यहाँ आपके नहीं बैठता कनपट्टी पर रख के कि ये आप ये करें। आईएमएफ को जिस तरह मैं और आप अभी डिस्कस कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं, आईएमएफ को अगर आप कन्विंस कर सकते हैं अपनी लॉजिक से व्हाट इज गुड फॉर पाकिस्तान, बहुत सी चीजें तो ये हैं कि हमें वो जो हमें सजेस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर टैक्स रिफॉर्म्स हैं, मिसाल के तौर पर प्राइवेटाइजेशन है, मिसाल के तौर पर आपका सेंट्रल बैंक के रिफॉर्म्स हैं, इंडिपेंडेंस है, दे आर गुड फॉर पाकिस्तान एज वेल ना। सो जरूरी तो नहीं कि आईएमएफ ने कहा तो वो हमारे लिए खराब ही होता, लेकिन जहां आप समझते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हमारे देखें ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ये कोई मिलिट्री गवर्नमेंट तो है नहीं, इन्होंने एक तरफ अवाम की तरफ भी नज़र देखनी होती है कि 3 साल में उनका भूता निकल जाए महंगाई की वजह से और डिवैल्यूएशन की वजह से एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो वो तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो जो सख्त फैसले हैं, हाँ, जो ओवर अ पीरियड देखा ना, अभी मैं सिर्फ एक एक्सप्लेन कर दूं, डिवैल्यूएशन जिस तरह है, जो मुझे एतराज है वो इतने कम अरसे में इतनी मैसिव डिवैल्यूएशन। सो अगर आप जिस तरह असद जब फाइनेंस मिनिस्टर थे अप्रैल में, उन्होंने बिफोर ही लेफ्ट हिज जॉब एज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 2-3 ओकेजन पर कहा कि द रुपी डॉलर हैज फाउंड इट्स इक्विलिब्रियम एट 140। सो 140 पर वो और बहुत से लोग समझे थे कि इतनी डिवैल्यूएशन सही है। अब मुझे ये बताएं कि 140 से 160 जब गया और एक ऐसी स्पीड से गया कि कौन सी बातें हो रही हैं, प्लानर है, चाहे वो इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है, जो अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं, तो इतनी अनसर्टेनिटी में तबाही होगी। ठीक है, आईएमएफ के पूरे निगोशिएशंस में रहे, यहाँ तो बिल्कुल लास्ट राउंड में जाके जो है आपको फाइनेंस मिनिस्टर को भी चेंज करना पड़ा, आपको चेयरमैन एफबीआर को भी चेंज करना पड़ा, आपको सेक्रेटरी फाइनेंस को भी आपको चेंज करना पड़ा। तो आप ये समझते हैं कि ये सियासी अमल दखल जो है वो बहुत ज्यादा, और इसमें बिलखुसूस जब इनिशियली आप आईएमएफ के पास जा रहे थे उस वक्त खुद अमेरिका का एक कंसर्न सामने आया था कि कहीं चाइना की आप उसकी रीपेमेंट वगैरह तो नहीं
नहीं कर रहे। तो जब अमेरिका के पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो IMF प्रोग्राम अच्छा होता है, बहुत अच्छी कंडीशंस पे मिल जाता है। इस मरतबा PTI को जरा ये भी एक सेटबैक रहा। देखिए इमरान, मेरा ख्याल है कि लेट अस बी रियलिस्टिक। हम अपने कोर्टों की बात कर लें, एक बहुत अच्छा वकील जो है एक बहुत बुरा केस जो है उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट ला के देता है, और नहीं तो कम से कम नो कोर्सिव एक्शन स्टे ऑर्डर तो लेकर ही आपको दे देगा चैम्बर से भी। मगर एक बहुत बुरा वकील जो है एक अच्छे केस को भी अप्रोप्रिएटली जब डिफेंड नहीं करता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मेरा ख्याल है इस किस्म के नहीं होते हैं। सिमिलर सिचुएशन मेरा ख्याल है कि आई वुड लाइक टू एग्री, जुबैर साहब हमारे चेयरमैन रहे हैं, जुबैर साहब रिस्पेक्टफुल पर्सन, के नेगोशिएटिंग स्किल्स जो है ना, आप जो है ना दे प्ले अ रोल। और प्लस बैकग्राउंड, जब आप बैकग्राउंड किसी खास लोगों के साथ, किसी खास फाइनेंशियल फॉर एग्जांपल ओरिएंटेड लोगों के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ, तो सबसे पहले तो आपको उनके बायोडेटा जो है वो पढ़ने पड़ते हैं कि ये किस किस्म की स्किल रखते हैं, इनकी बैकअप जो है क्या है, एंड हाउ डू दे फील, और मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने किस किस्म के एग्रीमेंट्स नेगोशिएट करते हैं। इसको कहते हैं एक प्रायर एक्शन ऑफ कलेक्टिंग इंटेलिजेंशिया। हम प्रायर एक्शन वो करें जो उन्होंने हमें बता दिए, प्रायर एक्शन तो हमारे तरफ से होने चाहिए थे। जब उनके बारे में हम उनकी स्किल को डिटरमिन कर लेते तो हम अपने तरफ से जो लोग इस स्किल को या तो हम उनमें इम्प्लांट करें या उसमें अवेलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करें, उसको रिफर्बिश करें। दैट इज द प्लेस वेयर यू मीट द एक्सपर्ट्स एंड एक्सपर्ट्स कैन टॉक। यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, सरकमस्टांसेस क्या हैं, जैसे जुबैर साहब जो कह रहे हैं खाली राइटली, मैं बिजनेस के साथ भी ताल्लुक है, 13.25 तो सिर्फ बात है एक डिस्काउंट रेट की, मगर स्प्रेड ओवर के साथ आज 18% पैसे सर, ये पूरा बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम में है। 13.25% और फिर कायबोर उसमें लगा लें तो वो 17, 18, 20, 22% पहुंच जाता है। कोई सब प्रॉब्लम में, सब मसाइल में नेट बेनिफिशियरी कौन है इस वक्त? देखिए हर एक की अपनी थॉट प्रोसेस होता है। अभी इन्होंने भी जिक्र किया, जब्बार साहब ने, एक बैकग्राउंड अगर आपका IMF वर्ल्ड बैंक में काम करने के तो आपकी थॉट प्रोसेस भी वही होती है, स्टेबलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। उनको ग्रोथ से और के पॉवर्टी लाइन से लोग कितने पिस रहे हैं, लोग इतना कंसर्न नहीं होते। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म हम देख रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म नहीं देख रहे, मीडियम टर्म नहीं देख रहे। आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, कि ग्रोथ होगी उससे बहुत से मसाइल खुद ब खुद ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ एक अजीब मंत्र है कि ये कौन सी बेस्ड ग्रोथ थी, इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ थी, कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ थी। चाइना ने ज्यादा सालों में कौन सी ग्रोथ की थी? 1 बिलियन और 30 करोड़ अवाम थे who were driving that growth। जाहिर कंजम्पशन ही इतनी थी, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? आई डोंट नो। वो जो ये कहते हैं कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट मस्ट कम साइड बाय इट, बट ये बड़ी पॉपुलेशन होने का तो एडवांटेज ही यही होता है। ठीक है। तो एक तो ये है कि मेरा ख्याल ये है कि इस हुकूमत ने जो स्लो डाउन की ना इकोनॉमी को, इकोनॉमी ऐसी चीज नहीं है कि स्विच है कि आपने ऑन और ऑफ करना है। एक मोमेंटम अगर आप लूज कर जाएं तो फिर उसको बहाल करना उतनी ही ज्यादा मुश्किल होता है। सो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हुकूमत ने रियलाइज़ किया है आफ्टर मोर देन अ ईयर ऑफ अटेम्प्टिंग, या पता नहीं जेन्युइन अटेम्प्ट था या कि जी हम इस तरह से आगे लेके चले जाएंगे। सो बिजनेसमैन जो आपने कहा ना, विनर कौन है? विनर तो कोई भी नहीं है। इट्स अ लॉस फॉर एवरीवन। What about the foreign investor who are investing in debt market and debt securities? That again जो हम कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है। एक तो आज जरा क्लियर कर ले उसको, क्योंकि वो ट्वीट्स में बड़े कंफ्यूज करते हैं। 317, 18, 321% या 137% आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Yes. दैट्स परमानेंट इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। जो 3% कम हुई है, 3% कम हुई है। 3% तो पिछले साल के मुकाबले में जो फुल ईयर था उसमें 52% कम हुई थी। दिस इज ऑन टॉप ऑफ दैट 52%। सो लेट्स नॉट फॉरगेट। सो जब से ये हुकूमत आई है, द फर्स्ट ईयर वाज प्लमेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर ये उसके 3% इस क्वार्टर में कंपेयर टू द क्वार्टर लास्ट। सो मैसिव डिक्लाइन हुआ है। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द मंत्रा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ये जो आपने कहा डेट सिक्योरिटीज में, अब 13-14% पर कौन नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? ठीक है, उसमें जबरदस्त ग्रोथ हुई है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि साल के बाद जब ये रिटायर होंगे और हमें डॉलर्स यहाँ से जाएंगे तो फिर फॉरेन एक्सचेंज का आपका भुगतान निकल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? बिफोर दैट जब आप पॉलिसी रेट नीचे करेंगे तो ये हॉट मनी तो वैसे ही वापस जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड, वो आपने सही टर्म, हॉट मनी। सो मेरा अपना जाती ख्याल है ये है कि अगेन देखें,
मैंने जो आज आर्टिकल भी लिखा है ना कि स्पिन करने का बड़ा आसान तरीका होता है, इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट है कि आप इस तरफ से भी स्पिन कर सकते हैं, इस तरह। लेकिन जो लेकिन आम हर कोई पाकिस्तानी स्पिन कर रहे हैं यहाँ पे। एक आम पाकिस्तानी है, मैं और आप, ये कैमरामैन और आपके सारे लोग जो काम कर रहे हैं, सारे पाकिस्तानी, उनको कोई स्पिन देने की जरूरत नहीं होती। उनके लिए महंगाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर महंगाई बढ़ रही है, जो कि बढ़ रही है, और अगर इनकम डिक्लाइन हो रही है, जो कि हकीकत है, और अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जो कि हकीकत है, और अगर लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं, अगर हकीकत है, ये सारा दीज आर द बेंचमार्क ऑफ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक सर, बात हो रही थी इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्विटर्स को देखकर। हम ये चाहते हैं कि अगर सबको पता है इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, आके डिस्कस करें कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको दूसरी तरफ करके दिखाना और फिर आई डोंट नो किसको वो का बताया जा रहा है। बहरहाल कि जो आपके यहाँ डेट सिक्योरिटीज, और डेट सिक्योरिटीज में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर आए, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करें, फॉरेनर्स तो चले समझ में आए, या आप मैक्सिमम 1 साल के लिए आप कर रहे हैं, और ये हॉट मनी, तो ये इजिप्शियन मॉडल है जो वहां पर अपनाया गया था, उसका रेप्लिका पाकिस्तान में हो रहा है। और इजिप्ट की भी सूरत हाल आज आप देखें तो वो आपके सामने। मेरा ख्याल है, देखें इमरान, जहाँ तक इजिप्ट की बात है तो हमारा भी बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ जब हमने देखा कि IMF के एक मुलाजिम को रिस्पेक्टफुली यहाँ पे लाकर गवर्नर बनाया गया। गुड इट इज़ कि अगर कोई इंटेलिजेंट पाकिस्तानी है कहीं बाहर काम कर रहा है तो हम इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स भी इंपोर्ट किए। शौकत अजीज वॉज इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो हम समझते थे कि भाई वो फाइनेंशियल मार्केट का आदमी है, वीव कर लेगा अमेरिकन के साथ। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है कि अगर आप अपने इंटेलिजेंट लोगों को लाते हैं। मगर जब इजिप्ट के ऊपर मेरा ख्याल है कि हमने भी पढ़ना शुरू किया, उसका पूरा बैकग्राउंड देखा, तो वहाँ पे कोई एक परफॉर्मेंस जो है वो नज़र नहीं आई जिसको हम कहें कि उसकी रेप्लिकेशन किसी तरीके से उस आदमी के ज़रिए होगी जो इस वक्त एक सेंट्रल कमांड पे बैठा हुआ है। मगर उस आदमी की ऑनेस्टी को भी आई विल ऑल्सो अप्रिशिएट। आप अगर उसकी एनुअल रिपोर्ट में देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि उसने जो है वो एक क्रिटिकल पाथ भी ली हुई है। उसने सफोकेटिंग ऑफ इकोनॉमी की भी बात की है। उसने कहा है कि किस मुल्क में अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी न हो तो इंडस्ट्री की क्या डायरेक्शन होगी, विच सेक्टर वुड बी प्रायोरिटाइज, किस सेक्टर को क्या सब्सिडीज होना चाहिए, किस सेक्टर को बजट एलोकेशन से क्या मिले। तो मेरा ख्याल है कि अनएम्प्लॉयमेंट की एडवर्सरीज को भी ही हैज थॉट। एक मेरा ख्याल है कि गिरती हुई ग्रोथ के बारे में भी उसने बातें की हैं। आप जरा पढ़ें, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो किसी एक टीवी शो पे 45 मिनट के पर बात की। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। मेरे ख्याल में कि लेट अस बी ऑनेस्ट टू अप्रिशिएट वेयर ही हैज गॉन रियलिस्टिक। मगर अब सवाल पैदा होता है कि वो एक जगह बैठा है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को एक्ट के तहत इन टेंडम चलना होता है। उस इन टेंडम चलने में वो कितना नज़दीक है। पहली दफ़ा मैंने देखा कि मेरा ख्याल है कई सालों के बाद के एक मीटिंग हो रही है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, स्टेट बैंक मिल रही है फाइनेंस से, गुड साइन। मगर सवाल पैदा होता है कि इतने सारे पढ़े लिखे लोग जिनके क्लेम्स हैं कि भाई IMF के में एक एक्सपर्टीज वैल्यूज थे, उसमें एक अर्थमेटिकल कोरिलेशनशिप नहीं बन रही है कि अगर 2.4 के ऊपर हम बात कर रहे हैं और एक आप देखें डिसेंट्रलाइजेशन जो आउटलुक आया है वर्ल्ड बैंक का, उसमें भी यही जो है आदाद रिपीट हो रहे हैं। अगर आप दूसरे जगहों पे ADB दूसरी जगह हो रहे हैं, तो इस कोरिलेशनशिप में कौन सी ग्रोथ हो सकती है? इस कोरिलेशनशिप में हम किस तरीके से ये डेट्स एंड लायबिलिटीज को जो है ग्रेजुअली उतारेंगे कि हम एक सेल्फ लेवल पे एक कंफर्ट तो हम हासिल करें। तो मेरे अपने ख्याल में जो बातें की जा रही हैं और जो क्लेम्स किए जा रहे हैं और बातें जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, वो आपस में उनका कोरिलेशनशिप नहीं है। शायद डिजायर्स जो हैं वो हावी हो रही हैं, ख्वाहिशात हावी हैं इस वक्त हकीकत पर। जो ग्रास रूट लेवल है इकॉनमी का, वो इन्हीं पॉइंट्स के हवाले से, जो पॉइंट्स इस वक्त कहे जा रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स के हवाले से उसका तज्जिया जारी है। प्रोग्राम में इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब और इंजीनियर अहमद जब्बार साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद जुबैर साहब और अहमद जब्बार साहब मौजूद हैं। और जुबैर साहब, बहुत टफ टाइम है, इसमें कोई शक नहीं, और हमें साथ देना है हुकूमत का, क्योंकि पाकिस्तान का साथ देना है ना। ये जो ड्राइव है, डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव, जिस तरीके से ये चल रही थी, ताजिरों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ,
फिर एक पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया। हमेशा हम अपने इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और अभी भी मेरे ख्याल से अगर धरने वरने वाली कहानी नहीं होती तो शायद हालात थोड़े से मुख्तलिफ होते। उसे डेफर किया 4 महीने के लिए। अब ये बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं, ये मामला जो है वो कहां पे जाके रुकेगा, ये होगा नहीं होगा? आगे आईएमएफ को आप जो है वो वैट मोड भी देके आए कि जनाब वैल्यू एडेड टैक्स को हम जो इम्पोज करेंगे, यहां पे कौम जो है वो शनाख्ती कार्ड देने को तैयार नहीं। देखें, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि डॉक्यूमेंटेशन इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। टैक्स टू जीडीपी रेशो, मतलब हमें कोई बताने की जरूरत नहीं, एक नया थिंकिंग आ गया कि जी टैक्स तो सब देते हैं। द रियलिटी इज टैक्स पाकिस्तान में बहुत कम दी जाती है, वो टैक्स टू जीडीपी से पता चल जाता है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। सो टैक्स कलेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड टैक्स कलेक्शन फॉलोज दैट। डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, टैक्स कलेक्शन कभी नहीं बढ़ेगी। सो गवर्नमेंट के एफर्ट और जो ऑब्जेक्टिव है, सिंसेरिटी, उस हवाले से तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई डाउट नहीं कर सकता, खासतौर पर जब से शब्बर जैदी साहब आए। मेरा ख्याल है जो मिस्टेक इन्होंने की है वो, जब भी आप इतना एक ब्रॉड बेस्ड कोई चीज़ करने जा रहे हों तो उसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी होता है, और आप पॉलिसी बनाते हुए उनका इनपुट ले के अगर चलेंगे तो उतने ही सक्सेस आपको होने का चांस, कामयाब होने का चांस होगा। अगर आप ऊपर से इम्पोज कर देंगे, मिसाल के तौर पर आज से साल पहले तकरीबन इन्होंने, ट्रेडर्स ने ये कहा था ये जो फॉर्म है इसको उर्दू में भी होना चाहिए। अब आपको पता है कि वहाँ कोई इतने हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं। मुझे आप बताएं कि अब 1 साल की लड़ाई झगड़े के बाद हुकूमत ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ उर्दू में भी हो। एक मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि पूरी कौम का टाइम ज़ाया हुआ, टैक्स ड्राइव में कतगन लगी, तो आप उर्दू में क्यों नहीं फॉर्म आप इंट्रोड्यूस करने के लिए आप पहले दिन तैयार हो गए? मुझे तो अभी ये सवाल पूछने का बनता या नहीं बनता कि इतनी अजीब, क्या इनकॉम्पिटेंस कहें या इनडिफरेंस कहें। दूसरी चीज़ ये है कि हमें टैक्स का निज़ाम बेहतर करने के लिए आईएमएफ की तलवार नहीं चाहिए, हमें अपना फैसला चाहिए कि हमने किस तरह से आगे लेके जाना है। पहले मैंने एक सवाल पर ये कहा था, दिस इज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को आपने कहा ना कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, 4 महीने के लिए डिले कर दिया है। आइडियली तो टेक्निकल नहीं, आपने, मैं कह रहा हूँ, अच्छा आप कह, बट और उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि जी आपने मान लिया ट्रेडर्स की बात स्ट्राइक के रिएक्शन में और उनके थ्रेट्स के रिएक्शन में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात ये होती है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट कितना स्ट्रांग है और वो कितना आगे तक लड़ने के लिए तैयार है एक पॉलिसी को आगे ले। हमारे ज़माने में आपको याद है कि हमने चेक पर जो एक फाइलर और नॉन फाइलर में डिफरेंस जो क्रिएट किया था, उस पर रिएक्शन आया और रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हम नहीं करेंगे, और हुकूमत विड्रॉ करे ये डिफरेंस फाइलर और नॉन फाइलर। 5 साल हमने नहीं माना, बिकॉज वी न्यू कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। आप नॉन फाइलर हैं तो फाइलर बन जाए ना, 0.3 या जो भी रेट था उस वक्त, मुझे नहीं पता उनके क्या था, तो भाई आप फाइलर। So this is a long drawn battle of the government and FBR with the traders, with the business community to convince them. सर मौजूदा सेटअप में जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी, क्योंकि एक डेफिसिट है, टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी के दरमियान एक डेफिसिट है, और शब्बर साहब डे 1 से उनका ये था कि मेरा टारगेट ही, टास्क ही है कि मैं इस जो आप समझ लें कि बेएतमादी है इसको मैं ख़त्म करूँगा। कहाँ तक सूरत हाल आप समझ रहे हैं कि बेहतर हो सकती है? क्योंकि आइंदा 4 महीने बाद न सिर्फ ये बल्कि एफएटीएफ भी आपके सामने जो है उसकी तलवार भी लटक रही है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव, लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाहात से हमें इनकार नहीं है, इस्लाहात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उन रिफॉर्म्स का जो पेस है, जो उसकी स्पीड है, जो उसके टाइमिंग्स है और जो उसका टाइम स्पैन है, वो सही नहीं है। देखो, आपने जो आखिरी बातें की कि रिफॉर्म्स, जुबैर साहब ने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ कोई भी नहीं है, कोई कंसीट। आपने दूसरी बात यह कही कि उसका पेस और टाइमिंग्स, उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, उसका मोड ऑफ ऑपरेशन जो है ना वो बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। ऐसा लगता है कि रिफॉर्म्स जो है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि हार्स बिफोर द कार्ट या कार्ट बिफोर द हार्स, यहाँ ऐसा लग रहा है कि कार्ट बिफोर द हॉर्स है। मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल दूँ। शब्बर जैदी वॉज वन ऑफ द पर्सन कि शाहिद हुसैन कमेटी परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, आई वॉज ऑल्सो हमसे मेकिंग एडवोकेसी फॉर द बिजनेसमैन का व्यू पॉइंट लेता था। उस ज़माने में ये बात तयशुदा थी, शब्बर शुड रिमेंबर, ही वॉज यंगर लॉट एट दैट टाइम, कि भाई उस ज़माने में बात तयशुदा थी कि पहले
हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। लेट द पीपल बी फर्स्ट आइडेंटिफाइड, फिर उस आइडेंटिफिकेशन में कौन जिंदा है, कौन मुर्दा है, कौन बेहतर है और कौन कमतर है। अभी फॉर एग्जांपल शब्बर जैदी जो बातें कर रहे हैं कि भाई 3.9 मिलियन इंडस्ट्रियल और गैस के कनेक्शन हैं, तो पहले तो इनको आप आइडेंटिफाई करें। वो कहते हैं कि 41 लाख जो है वो होलसेल और रिटेल का, एक आपने हिंसा सुना होगा, 41 लाख 35 लाख नहीं देते हैं। पहले तो आपको इनको देखना होगा। ऑल डिस्कोस के ऊपर आपके इंडस्ट्रियल कनेक्शन आइडेंटिफाइड हैं, 40 किलोवाट आपके गैस के जो है कमर्शियल कनेक्शन आइडेंटिफाइड हैं। आपको सबसे पहले तो ये डेटा बैंक बनाना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल विल ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स की मैं आपको बात बताता हूँ। 25/2000 ऑर्डिनेंस निकला जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में। घरों में जाकर फौज ने यानी FBI और दूसरों के नुमाइंदों के साथ सर्वे किया। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। 2000 की बात कर रहा हूँ, और उस डॉक्यूमेंटेशन के स्पिरिट में मैं भी एक हमकार था। हम ट्रेड एनरोलमेंट से शुरू हुए, हमने लोगों को ट्रेड एनरोलमेंट बनाकर कहा कि अपनी दुकान पे कम से कम प्रोफेशनल टैक्स की तरह एंड ग्रेजुअली इट वाज टू बी डन। अब ये 2019 तक हमने ये काम तो नहीं किया, मगर आपने हमने भी इसी प्रोग्राम में बातें की कि डेटा हाउस और डेटा हाउस वेयर हाउस बन रहा है। ऑल ऑफ अ सडन अब आप कहते हैं कि जी CNIC के जरिए हम इसको एनफोर्स करें। मुझे ये बताएं कि 80% प्लस आपका विदहोल्डिंग टैक्स है, यानी एट सोर्स। बाकी के लिए आपने 30,000 के करीब रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज वट एवर यू कॉल इट FBR में रखे हुए हैं। ये उनका काम है। अब CNIC की तरफ मैं आता हूँ। मेरा ख्याल है कि जुबैर साहब ने भी सारी दुनिया देखी है, मैंने भी देखी है। बायर से कभी कोई आइडेंटिटी नहीं मांगता है, बायर से कभी कोई नहीं पूछता है कि तुम कौन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। शराब भी खरीदता है तो उससे नहीं पूछते हैं। बायर जो है वो एलिमेंट काय का होता है, प्रोडक्शन का। आपकी प्रोडक्शन तब होगी जब बायर अवेलेबल होगा। अब आपने बायर साइड पे, जिसको हम कहते हैं कि एजेंट्स ऑफ सेल्स, यही छोटे लोग हैं। इन एजेंट्स ऑफ सेल्स को आहिस्ते आहिस्ते आप आइडेंटिफाई करें, उनके थ्रेशोल्ड्स देखें, ग्रेजुअली इनको लाएं। ऑल ऑफ अ सडन। और एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, मैं तो FPCI में 10-15 साल ट्रेड पॉलिटिक्स करता रहा। हम लोग खुद किसी को मशवरा ही नहीं देते हैं कि भाई तुम भी आ जाओ, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम हर वक्त एक इंक्रीज सर्विलेंस का हिस्सा हैं। जब भी शॉर्टेजेस आती है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन इज आंसरेबल कि शॉर्टेजेस को वो पूरा करे। तो एक कल्चर जो है आप देखें, कल्चर ऑफ जुबैर साहब अब ये जो है जनवरी 31 जनवरी 30 जनवरी की जो डेट है, इसके बाद आप समझ रहे हैं कि दोबारा ही ये प्रॉब्लम उठाएगा, सर उठाएगा शनाख्ती कार्ड वाला मामला? ये बिल्कुल उठाएगा, बिकॉज आई थिंक देखें जो एक साल हुकूमत नहीं कर सकी तो एक्सपेक्ट करना कि वो हुकूमत तो जनवरी 31 के बाद कर देगी। अब मुझे ये नहीं पता कि जो 4 महीने मांगे गए थे इसमें क्या चीज पर एग्रीमेंट हुआ है कि 4 महीने में क्या ट्रेनिंग होगी, 4 महीने में वो अपनी बुक्स को एडजस्ट कर लेंगे ताकि वो तमाम चीजें जो हुकूमत की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। What about FATF after 4 months? FATF? Yeah. सर आई एम सॉरी टू से, सेल्स आप देखें स्टॉक मार्केट में, आप देख रहे हैं सीमेंट वगैरह, मोस्टली ये सारा CNIC का झगड़ा था। सेल्स रुकी हुई थी। आप प्रोड्यूसर को मौका दें, वो बेचता रहे। ठीक है, इस बीच में हमने देखा ना मार्केट कंटिन्यू किया मार्केट ने। जी सर, FATF। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने, आपने इतने तमाम चीज़ें जो आप सवाल भी पूछते हैं और आपका जो कंसर्न भी है, तो एक सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें हमने ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स क्यों नहीं कर ली थी? ये अभी जाके जब तलवार लटकी भी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे के पीछे पड़ी भी है कि ये एक्शन लें, ये एक्शन लें, जो 2019 में आप चीजें करने के लिए तैयार हैं, 2010 में जो सजेस्ट कर रहा था तो वो गदारे वतन था कि जी आपने ये क्या कह दिया। तो आज आप, मेरा तो अपना ख्याल ये है कि FATF की जो, और ये इसमें इंडिया ऑब्सेशन में ना हम पढ़ें कि जी इंडिया क्या चाह रहा है, हमारे अपने मुफाद में है या नहीं है। पहला तो सवाल ये होता है कि क्या हमारे अपने मुफाद में है कि बिल्कुल हमारे मुफाद में तो है, लेकिन क्या हम कर सकते हैं? ग्राउंड रियलिटी, मुफाद के साथ ग्राउंड रियलिटी भी है ना, और फिर उसके हाथ पे हथियार लगा हुआ है। देखना आप, वो तो एक्सपेक्ट करेगा। आप गलत काम करते रहे हैं तो प्राइस तो आपको पे करनी पड़ेगी ना। अभी आप ये कह रहे हैं कि प्राइस भी नहीं पे करें, अब क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है और आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है। बट आई थिंक यू हैव टू मूव अलोंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बात ये है कि आई थिंक इस हुकूमत ने, यू हैव टू बी फेयर विद देम, दे हैव मेड, जाहिर है इन्होंने तो इनहेरिट किया था ना, जो भी इनहेरिट किया ओवर द डेकेड्स जो भी मसाइल थे,
सो उसमें ये नहीं आप कह सकते कि इनकी एफर्ट में कोई कमी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल एफर्ट कर रहे हैं। विश देम द वेरी बेस्ट और आप भरपूर अंदाज में केस लड़े, बट मुश्किल फैसले जरूर करें। ये पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए हैं, इसमें कोई फखर की बात नहीं। नो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज और नो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, ठीक, जीरो टॉलरेंस। जी ठीक सर, आप क्या जैसे मैं इनको प्राइवेटाइजेशन में कहता हूं कि हम बिल्कुल सपोर्ट करने, वी आर द फर्स्ट ऑपोजिशन इन दिस कंट्री इन द लास्ट 30-40 years। और फिर सियासी जमातें भी सियासत ना करें। देखें ना, आज बड़ी मुश्किल से जाके वो कारके वाला डिस्प्यूट जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और रजब तैयब एर्दोगान जो है उनके दरमियान सेटल हुआ। यहाँ क्या था कि एक दूसरी पार्टी में शामिल थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उस पर मैं थोड़ा सा वेट करने चाहूंगा क्योंकि मेरे थोड़े से सवाल आते हैं कि वो उसकी वो जो पेनल्टी या जो भी है वो कौन बेयर करेगा। तो वो जो कंपनी है वो क्या टर्किश हुकूमत देगी? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ ट्वीट थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। अच्छा, अब ठीक है, सवाल है, $1 मिलियन का सवाल है कि वो जो वेव किया है वो क्या वो उनकी गवर्नमेंट, टर्किश गवर्नमेंट उस कारके को देगी या क्या होगा? यार इमरान बात दरअसल ये कि फिर आती है कि आप जो है वो नॉलेज बेस्ड कन्फ्रंटेशंस करते हैं, आप नॉलेज बेस्ड नेगोशिएशन करते हैं, आप एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट जो है वो अपने आप को टेस्ट करता है। पाकिस्तान ने सारे ही आर्बिट्रेशन इंटरनेशनली हारे हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्वीट सदर्न गैस, स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान स्टील मिल, स्टार्ट एनीवेयर। उसकी वजह क्या है कि न हमारे पास इस किस्म के इंटरनेशनल लॉ की कोई प्रैक्टिसिंग मेरा ख्याल है कि इसी किस्म की ओरिएंटेशन है, ना हमारे पास जो है वो मेरा ख्याल है कि इसको किसी तरह सिस्टमेटिक या सिस्टम में लाने की हमने कभी ज़रूरत महसूस की। मेरा ख्याल है कि हमारी हार हमारे नॉलेज न होना, हमारी एब्सेंस ऑफ स्किल होना है, ये मेरा ख्याल है कि और इनअप्रोप्रिएट लोगों को हु आर नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट प्रिवी टू दैट टॉक, वो चले जाते हैं। बट इसके बावजूद भी वी विश देम ऑल द बेस्ट। एब्सोल्युटली ठीक, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की है। ये मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, इस मुल्क से ही हम हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जब्बार साहब और मोहम्मद जुबैर साहब, आप दोनों हज़रात प्रोग्राम में शरीक रहे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।